हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एक काफ़ी आसान चैप्टर है। इससे पहले हम लोग जो देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे थोड़ा सा आसान चैप्टर है, यानी कि समझ लीजिए क्लास 12 का सबसे लगभग आसान चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें कुछ नहीं है, आप जिस तरह से आप डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब से पहले जो भी हम करंट पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट करंट पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो पढ़ रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आया है, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि एसी जनरेटर होती है। एसी जनरेटर के अंदर फ्लक्स में चेंज आती है, फ्लक्स में चेंज आने के बाद वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब बात आप जान चुके हैं अगर लास्ट लेक्चर देखे हैं तो। अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। ये पहले बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे कि ये इसके अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। जब इंट्रोडक्शन इसका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है कि जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको जान लेंगे और लास्ट में आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है सो एक दो न्यूमेरिकली बहुत अच्छा करेंगे, और जिसके बाद आप चाहे तो अपने किताब से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर जो है सो ये अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसको AC1 कह दिए हैं। तो हेडिंग दीजिए अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम समझने से पहले डायरेक्ट करंट जो पढ़ रहे थे डीसी करंट, तो जो डीसी करंट था पहले उसको देख लेते हैं कि उसका फीचर्स क्या था। डीसी करंट के बाद हम लोग आ जाते हैं एसी करंट पे। तो टॉपिक तो अपना एसी ही करंट है, तो थोड़ा डीसी को याद कर लेते हैं। डीसी से क्या डिफरेंट इसमें है, तो दोनों के बाद जो है सो हम लोग फिर आ जाएंगे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो आज का हेडिंग समझिए पूरा क्लास का यही रहने वाला है, अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम लोग डायरेक्ट करंट को देखते हैं कि डायरेक्ट करंट में आखिर होता क्या था और ये कैसे प्रोड्यूस होता था। तो जनरली अब से पहले जो भी हम लोग करंट पढ़ रहे थे उसको डायरेक्ट करंट कह रहे थे, डायरेक्ट करंट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो डीसी भी कहते हैं। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट को आई शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये डायरेक्ट करंट में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यूनि डायरेक्शनल करंट था। इसके अंदर किसी भी तरह का टर्मिनल जो होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है वो कांस्टेंट फॉलो ही होता था। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि अ करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, या टर्मिनल भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्शन कहेंगे तो डायरेक्शन मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो टर्मिनल ही एक्सचेंज हो जाएगा। तो इट्स डायरेक्शन, इसको चाहे तो ब्रैकेट में टर्मिनल भी कह सकते हैं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। तो डायरेक्ट करंट से दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगला पॉइंट ब्रैकेट में देकर लिख सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड में चेंजेस। मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो यहाँ से हम एग्जांपल देते हैं और आपको थोड़ा उससे क्लियर हो जाएगा कि ये डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट में जनरली हम थोड़ा आई वर्सेस टी ग्राफ दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से आई वर्सेस टी ग्राफ ले रहे हैं, तो ये आप जान ही रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इस पर हम लोग टाइम को रखेंगे और इस पर करंट को रखेंगे। तो करंट को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डायरेक्ट करंट में जनरली हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का अगर कर्व ट्रेस हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर ऊपर रहता है, वाई से अगर ऊपर है, मतलब ये क्या पॉजिटिव वाई में है, ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में भी और पॉजिटिव वाई में भी। तो फर्स्ट कर्व तो ये है
और सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड चाहेंगे, तो सेकेंड अगर हम इस तरह से कुछ बना दें तो ये देख करके लगता है कि ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से नीचे नहीं आया है, सब इसी पे है। तो यहाँ से देखने को हमको लग रहा है कि हमेशा वैल्यू जो है सो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसका टर्मिनल अब भी चेंज नहीं हुआ। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आई वर्सेस टी लिए करो, क्या ये आई वर्सेस टी है, तो ये अगर सारा वैल्यू ऊपर ही है, यानी कि इसका डायरेक्शन अभी भी सेम है। भले मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रही है। तो डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं आ रहा तो ये हम डीसी करंट का एग्जांपल कर सकते हैं। ये क्या है, डीसी है, मतलब डायरेक्ट करंट का एग्जांपल है। और तीसरा हम लोग लेकर दिखाते हैं यहीं पे। अगर तीसरा को ले लें तो कुछ इस तरह से है। अगर हम ऐसे कर दें, अगर इस तरह से ले लिए हैं, ये टाइम कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे करंट है, तो अब भी देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा, लेकिन अब भी देखेंगे तो इसका सभी जो है सो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन डायरेक्शन अब भी इसका एक ही डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये भी डीसी का एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, डीसी का एग्जाम्पल है। अब डीसी के बारे में आप समझ चुके हैं, तो एसी पे आ जाते हैं। ये डीसी के बारे में इतना बात कर लिए, तो हम लोग आते हैं एसी पे। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ से हेडिंग दे देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी कहेंगे। जब भी एसी सब कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट बात हो रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या फीचर्स है कि इसमें डायरेक्शन चेंज होते रहता है, चाहे इसमें होती है जो कर ले सकते हैं यहाँ पे करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा चेंज होते रहता है। अगर देखा जाए तो एक इंटरवल मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर 2 बार इसका टर्मिनल चेंज होती है, तो हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज। हम लोग के दिमाग में जब भी देखते हैं एसी करंट के बारे में तो दोनों सोचते हैं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ साथ डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे जहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये दिमाग में आपका जो कन्फ्यूजन है कि अगर एसी करंट है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लेने वाले, जिस तरह से यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए, यहाँ पे भी 3 एग्जांपल ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं इस तरह से। थोड़ा अगर ग्राफ छोटा ही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए। तो देखिए इस पे हम लोग रखेंगे आई, इस पे आई आ जाएगा और इस पे टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा टाइम को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए तो पहला अगर इंटरवल देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे बताना अब तक ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इसका वैल्यू मान लें हम आई नॉट है, प्लस में आई नॉट है, तो नेक्स्ट हाफ इंटरवल में ये माइनस आई नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू जो है माइनस में आई नॉट। फिर नेक्स्ट इंटरवल देखेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल में जो है ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस वैल्यू आ जाएगा, उतना ही वैल्यू है। तो अब देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो दिखा रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये एसी करंट का एग्जांपल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे जो है ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, अगर मान ले एक टाइम पीरियड यहाँ तक में हो रही है, फुल टाइम पीरियड को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो होगा वो t/2 होगा। फिर ये जो हो जाएगा 3t/2
2 हो जाएगा, 3/2t, और नेक्स्ट टाइम पीरियड जो होगा यहाँ से t आ जाएगा, सॉरी 2t आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के अंदर अगर यहाँ तक टाइम पीरियड तो एक इंटरवल में पॉजिटिव फिर नेगेटिव रहा। तो अल्टरनेटिंग करंट का यही फीचर्स है कि वो एक इंटरवल के अंदर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसका टर्मिनल होते ही रहता है। अगर सेकेंड एग्जांपल हम लें तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग करंट को और इस पर रखेंगे टाइम को। तो यहाँ पे करंट और ये रहा टाइम। तो फिर चाहेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज कर रहा है। तो टर्मिनल जब चेंज कर रही है तो आपको पता चल रहा है कि ये एसी का एग्जांपल है। और जो सबसे फेमस एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे हम कर देते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट का, कि जो हम लोग का घरों में सप्लाई जो होती है, जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है, उसका ग्राफ कल लास्ट में हम लोग बात कर चुके थे कि कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये साइनोसॉइडल है, ये करंट, और इस पे इस एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगातार इसका इंटरवल चेंज हो रहा है, मतलब इसका टर्मिनल चेंज हो रही है। तो अगर इसको रख देंगे, ये हाफ टाइम पीरियड है, ये फुल टाइम पीरियड है, ये 3/2, तो ये प्रत्येक एक इंटरवल में देख रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे डीसी सोर्स को किस तरह दिखाते हैं, अगर डीसी सोर्स को दिखाना होता है तो इस तरह से दिखाते हैं। ये इस तरह से ये डीसी सोर्स है, ये बात को आप नीचे लिखिएगा। डीसी सोर्स को दिखाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। जब भी आप देखे होंगे तो हम लोग इस तरह से लगाते थे बैटरी, तो ये डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एग्जांपल देते हैं। अब इसी तरह से हम लोग को एसी सोर्स को अगर दिखाना होगा तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग आ जाता है एसी सोर्स। तो हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे कर देते हैं। तो ये एसी सोर्स और डीसी सोर्स को दिखाने का तरीका है, क्योंकि इससे आप पहले परिचित हैं, जानते हैं कि जब भी हम लोग अब तक सर्किट के अंदर जब भी बैटरी की जगह दिखाते थे या ईएमएफ को दिखाना होता है तो हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते थे। लेकिन अब हम लोग को जब बैटरी दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाएंगे, मतलब बैटरी नहीं, इसको एसी जनरेटर का ये सिंबल दिया जाता है कि यहीं से करंट प्रोड्यूस होती है, या ये जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना बात आप शायद समझ लिए हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था। तो आप एसी में और डीसी में देख लिए हैं कि डीसी का क्या है कि जो डायरेक्शन है डीसी करंट में वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज कर सकता है। और अल्टरनेटिंग करंट में बात ये है कि जो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करेगा तो उसको हम डीसी करंट नहीं कहेंगे, फिर वो करंट एसी हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर भी रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। अगर एक इंटरवल के अंदर, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर 2 बार अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो एसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो एसी करंट का जो फीचर्स है बहुत ही आसान है, क्योंकि एसी करंट को प्रोड्यूस करना बहुत ही आसान होता है, ये ईजियर है। और इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर करके इसको आसानी से डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और इनको जो है सो बहुत ज़्यादा दूर तक अगर मान के चला जाएगा कि ये एसी करंट जहाँ से प्रोड्यूस होती है बहुत डिस्टेंस तक इसको बिना पावर लॉस के हाई वोल्टेज से जो इसको कर जैसे क्या कि इसका वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर करके हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कि अगर हमको जब बहुत दूर तक करंट को भेजना होता है, यानी कि एसी करंट को, तो उस समय हम लोग हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। हाई वोल्टेज जब कर देते हैं तो वहाँ पे पावर लॉस जो होती है वो कम होती है। तो एसी करंट का जो है सो बहुत ही ज़्यादा फीचर्स, अगर पहला ही बात कर ले तो ये बहुत ही आसान है, मतलब ये इकोनॉमिकली सस्ता है। लेकिन डीसी करंट जो होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसको एसी में कन्वर्ट कर डीसी में कन्वर्ट करना आसान होता है। और साथ साथ जो है सो इसको हम बहुत दूरों तक बिना पावर लॉस के भी भेज सकते हैं। लेकिन एसी करंट को आप नहीं बता सकते ये क्या है, कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बैटरी से प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्योंकि बैटरी के इनसाइड जो है सो केमिकल रिएक्शन होते हैं और वही केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है
इलेक्ट्रिकल में, लेकिन एसई के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो इतना बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, तो एक बार पॉज करके जरूर नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम लोग करंट का और ईएमएफ का देखेंगे। तो पहले एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग उसको सीखेंगे। एवरेज वैल्यू, तो जनरली आप करंट के बारे में जो देखें अब तक, करंट को कैसे लिखते थे, I इक्वल टू dQ/dt। इस करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखेंगे तो करंट का जो फॉर्मूला आता है dQ/dt आता है, इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। अगर जब एवरेज करंट निकालना होता है तो हम लोग एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी को बहुत ही अगर देखा जाए तो अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर कोई टाइम इंटरवल टी ले ले तो उस टाइम इंटरवल टी के दौरान जितना भी चार्ज क्रॉस करता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देते हैं हम लोग। तो यहीं से अगर आई एवरेज निकालेंगे तो चलिए आई एवरेज को हम लोग अभी जो लिखेंगे तो आई वी जी दे देंगे। तो समझ लीजिए एवरेज है, ये शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका है। और एवरेज वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग 3 सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सब देख सकते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए कि इसको करते हैं डेल क्यू बाय डेल टी। तो ये डेल क्यू दिखा रहा है कि किसी क्रॉस सेक्शन के दौरान डेल टाइम टी, मतलब कुछ टाइम इंटरवल के दौरान जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है उसी को दिखाता है। इसको दिखाने के लिए एवरेज वैल्यू दिखा देते हैं। ये एवरेज करंट, ये रहा एवरेज करंट। तो अब इसी को थोड़ा हम आगे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर करना चाहें तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू डी टी। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। अगर क्यू चाहिए, ये टोटल चार्ज हमको चाहिए, तो टोटल चार्ज को निकालने के लिए डी क्यू कर सकते हैं। तो डी क्यू करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आई डी टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है। तो इसको चाहे तो हम डेल क्यू भी कह सकते हैं। अगर डी क्यू चार्ज को मान कर चलिए इंटीग्रेट कर दिया है तो ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रो क्रॉस सेक्शन, या इसी को लिख सकते हैं, ये क्या है, टोटल चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन। यहाँ लिखेंगे नीचे थ्रू क्रॉस सेक्शन। आप इस क्रॉस सेक्शन इन इंटरवल टाइम टी कर सकते हैं, इन टाइम डेल टी, मतलब कुछ टाइम पास हो चुका उसको हम लोग डेल टी रिप्रेजेंट कर लिए हैं। तो देखिए आई एवरेज को यहाँ से निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जब टाइम पे डिपेंड करेगा तो उसका जो नया तरीका है एवरेज निकालने का कुछ इस तरह से आने वाला है। तो आप देखिए ये डेल क्यू बाय, चलिए कलर बदल देते हैं, इसको यहाँ से डेल क्यू बाय डेल टी कर सकते हैं इक्वल टू, अब देखिए डेल क्यू की जगह पे रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो यहाँ से हम इसको आई डी टी कर सकते हैं। अब इस डेल टी को, जो डेल्टा टी है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि डी टी लिख करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या डी टी लिख देते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल टी आ जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है कि इसको ही तो हम लोग आई एवरेज करते थे। ये आई एवरेज डेल क्यू बाय डेल टी है। तो यहाँ से आई एवरेज को हम लोग ऐसे कर सके हैं। तो आप देखिए जो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, अब से कोई भी फंक्शन अगर आई एवरेज निकालना है तो आई एवरेज का फॉर्मूला जो नया आ चुका है वो कुछ इस तरह से आ गया। आई एवरेज निकालना है तो अगर करना है क्या, इसको
टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपर लिमिट लेकर के, डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन। अब ये आई एवरेज निकालने का नया तरीका है, यह है एवरेज वैल्यू। ये बताए थे कि आरएमएस वैल्यू निकालना है और एवरेज वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर लिखेंगे अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन अगर टाइम पर डिपेंड करता है, अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसका एवरेज ऐसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे। इसको थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, ऐसे निकालें। तो आप समझ गए कि यहाँ से अगर हम मान लें कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये y है, डिपेंड कर रहा है टाइम पे, y फंक्शन टाइम का है। अगर इसका y एवरेज निकालना है, अगर y एवरेज हमको निकालना है, तो सीधा जो फॉर्मूला भी बताएं कि y एवरेज निकालने के लिए, देखिए एवरेज को कभी कभी AVG भी कर सकते हैं, AVE भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरेज को दिखाने का तरीका है। तो I एवरेज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन है y को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे dt का इंटीग्रेशन। तो ये तरीका हो चुका है। तो आप जान रहे हैं कि y की जगह पे fdt लिख सकते हैं। तो ये y का जो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ था टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे y का एवरेज वैल्यू निकाल चुका है। अब देखिए एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। अगर एवरेज वैल्यू को निकालना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीका अपने पास है। या तो सिंपल IVE कर दे, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका है कि घुमा के डंडा लगा दीजिए, ये जैसे कि आई एवरेज निकाले तो घुमा के डंडा लगा दिया। एक तरीका और आप जानते हैं पहले से ही कि इसके ऊपर एक बार लगा दें। ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ये तीनों जो है एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को। तो देखिए एवरेज वैल्यू आप किसी भी फंक्शन का निकालना है जो टाइम डिपेंडेंट हो, तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे पहले टी के रिस्पेक्ट में, उसी के बाद क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे। जनरली हम इस टी को हटा करके कैपिटल टी भी दे देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन कभी क्या होता है कि टाइम भी डिपेंडेंट होता है किसी न किसी फंक्शन पे, तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसको हमेशा याद रखिए, इसको कर लेना है रिमेंबर। दिमाग में हमेशा बात ये याद होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो पहले इतना नोट कीजिए आप, इसके बाद न्यूमेरिकल कुछ करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि i इक्वल टू 3t²। आई जो फंक्शन है टाइम का पूछ रहा है, फाइंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम, या कह दे सीधा एट, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉम t इक्वल टू 0, फ्रॉम 0 to t सेकेंड, 0 to t सेकेंड। तो यहाँ से एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका अभी आप जान चुके हैं। तो अगर आई एवरेज निकालना है, अगर अपने को आई एवरेज निकालना है, तो देखिए आई एवरेज को अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं घुमा के डंडा। तो आई एवरेज को निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताए हैं
कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसे कर देंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे टी के फंक्शन में। तो चलिए आई एवरेज को आप सिंपल तरीक़ा से हम घुमा के डंडा दोनों तरफ लगा देंगे तो समझ लीजिए आई एवरेज जी। तो चलिए आई का वैल्यू 3t² इंटू डी टी डिवाइड बाय डी टी। लिमिट भी पुट करना है। चलिए कुछ नॉन वैल्यू ले लेते हैं, टी ने 3 सेकेंड ले लेते हैं ताकि 3 सेकेंड कर दिया है। तो यहाँ से लिमिट अगर हम रखेंगे तो t = 0, तो पहला लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट 3 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन वैल्यू देख रहे हैं तो बहुत ही ईजी है इसका, ये सिंपल है। 3 बाहर आ जाएगा, t का पावर 2 है तो t का पावर 2 में +1 कर देंगे और जो पावर है उससे फिर डिवाइड कर देंगे। तो कुछ ऐसे आने वाला है 3 इंटू टी का पावर q और डिवाइड बाय 3, इसका लिमिट रख देंगे 0 to 3। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इतना आप लोग को पता हो गया होगा कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, नीचे t आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0 से लेकर के 3 सेकंड तक। तो आप t का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आई एवरेज निकालने के लिए 3 तो ये कॉमन है तो बाहर आकर के ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। t का वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो t का वैल्यू अगर लिखेंगे तो 3 का पावर 3 -0 और डिवाइड बाय 3 -0, तो ब्रैकेट लगा देंगे। ये 3 का पावर क्यू होता है 27 माइनस में 0 और डिवाइड बाय 3, तो 27 डिवाइड बाय 3 9 आने वाला है। तो यहाँ से आई एवरेज को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 एम्पियर, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसको ऐसा यूनिट में ही रखेंगे 9 एम्पियर। तो आई एवरेज का तरीका देख ली किस तरह से निकाल रहे हैं। अगर कुछ ग्राफ में दिया रहेगा तो उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ग्राफ के फॉर्म में भी दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जनरली क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो जो आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, फिर यहाँ तक है। अभी आप देख रहे थे इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर नीचे देखेंगे तो -2 एम्पियर और ऊपर देखेंगे तो +2 एम्पियर है। एक ग्राफ है आई वर्सेस टी का। तो एक टाइम पीरियड के लिए अगर देखा जाए तो, अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो यहाँ से t/2 आ जाएगा और ये जो होगा फुल टाइम पीरियड है। तो एक टाइम पीरियड के लिए हमको निकालना है फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू। अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो अगर देखेंगे तो देखिए एक इंटरवल के अंदर देख रहे हैं जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव है, तो इसका एवरेज वैल्यू जो आने वाला है वो 0 ही आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर जितना करंट अगर अपवर्ड है उतना ही करंट डाउनवर्ड भी है, मतलब जितना ऊपर राइटवर्ड है उतना लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ से आई एवरेज देखने से ही लग रहा है 0 है, आई एवरेज 0 है। इसमें कोई तरीका भी अपना नहीं सकते, देख करके ही आप बता सकते हैं, लेकिन हमको निकालने के लिए पूछ दे। अगर पूछ दे फाइंड, अगर ये कह दे फाइंड I² एवरेज, अगर इस बार ये पूछ दे तो स्क्वायर करने के बाद आप जानते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर इसका नया ग्राफ देखेंगे जो अब आ चुका है, ये I² वर्सेस टाइम का, वो ऐसे कुछ आ जाएगा और यहाँ पे 4 एम्पियर, क्योंकि आई का स्क्वायर ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। और ये देख करके लग रहा है कांस्टेंट करंट है। अगर कांस्टेंट करंट है तो इसका एवरेज वैल्यू भी जो है कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहें तो आई एवरेज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 एम्पियर, क्योंकि जनरली हम लोग एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से I² का एवरेज जो आ चुका है वो 4 एम्पियर है। तो ये बात तो आप जान ही चुके होंगे, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि अपने हाउस होल्ड, यानी कि हमारे हाउस होल्ड में जो सप्लाई वोल्टेज आता है और सप्लाइड करंट आता है वो किस फॉर्मेट में होता है।
तो आप लास्ट क्लास अगर देखे हैं या लास्ट लेक्चर अटेंड किए हैं तो उसमें हम बताए थे कि जो एसी जनरेटर से मिलती है हमको एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो होता है वो वेरी करता है साइनोसॉइडल फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जनरली अपने लोगों के घर में जो होती है हाउस होल्ड सप्लाई जो आती है वो है एसी जनरेटर से, ये एसी जनरेटर से मिलती है। और एसी जनरेटर से मिलती है हमको एसी करंट, एसी करंट और वोल्टेज भी कह सकते हैं, एसी वोल्टेज मिलता है। अगर हम एसी करंट का अगर देखेंगे किस तरह से वेरी कर रहा, तो ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर पोटेंशियल को बताएं तो अगर ईएमएफ को दिखाना चाहेंगे तो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, तो यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी कुछ इस फॉर्मेट में होता है, देख रहे हैं। अब यहाँ से हमको अगर इसका कर्व देखना है, कर्व अगर देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका कर्व जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा टी, ये रहा वर्सेस आई। तो आई वर्सेस टी का अगर ग्राफ देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये हम लोगों के घरों में जो करंट आती है वो कुछ इसी फॉर्मेट में होता है। इसका अगर देखेंगे तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो दो बार टर्मिनल चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को आई नोट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को, पीक वैल्यू या ईएमएफ, उसी को जो है सो मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। आई नोट और ई नोट जो होता है इसको कहते हैं पीक वैल्यू, या इसी को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। जो मैक्सिमम करंट जा सकती है, यानी कि यहाँ तक जो मैक्सिमम हो सकता है, फिर मिनिमम आ सकता है, फिर देखिए एक इंटरवल में करंट दो बार जीरो भी हो रहा है। देखिए दो बार मैक्सिमम पे जाता है, दो बार जीरो पे, एक बार जीरो तो यहाँ पे आ गया और दूसरा जो है सो जीरो यहाँ पे आ चुका है। एक बार मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक बार मैक्सिमम डाउनवर्ड में होगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कि पीक वैल्यू जो है वो आई नोट रिप्रेजेंट किया हुआ है और पीक ईएमएफ जो है वो ई नोट है। लेकिन हम लोगों को निकालना फाइंड करना है एवरेज। पहले हम लोग फुल इंटरवल के लिए देखते हैं। तो फुल इंटरवल अगर देखेंगे तो टाइम पीरियड टोटल यहाँ तक है और हाफ टाइम पीरियड जो है सो कुछ यहाँ तक है। तो हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब निकालना है आई एवरेज फुल इंटरवल के लिए। तो आई किस तरह से वेरी कर रहा है देख रहे हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन आई का है। तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ से आई एवरेज, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर फुल साइकिल। मतलब एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय के लिए निकालेंगे। तो देखिए आई एवरेज जो होता है फुल साइकिल के लिए वो जीरो होता है। जनरली अगर आई एवरेज का वैल्यू फुल साइकिल के लिए दिखा दें तो ये जीरो होता है फुल साइकिल के लिए। ये सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो अब इसको हमको प्रूफ करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट कह दिए हैं तो इसे थोड़े मान लेना है, इसको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ चलिए हम लोग करने वाले हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए हम लोग का तरीका जो अभी सीखे हैं, फार्मूला आई एवरेज, किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है, चलिए आई एवरेज को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये आई एवरेज है। तो आई एवरेज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे आई को dt के साथ और फिर डिवाइड करेंगे dt से। तो आई का वैल्यू आप जानते हैं t की तरह आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई नोट कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से आ जाते हैं आई एवरेज निकालने के लिए। तो ये आई के जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाय डी टी।
कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका लिमिट रखेंगे तो 0 से लेकर के t फुल टाइम पीरियड के लिए है, तो ये भी 0 टू लेकर के t आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहें तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ कांस्टेंट जो यहाँ पे I0 है और t का इंटीग्रेट कर करके ये t हो जाएगा t या t का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हम I0/t को कर देते हैं बाहर। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए टी को इंटीग्रेट करके टी ही आएगा, एक अपर लिमिट लोअर लिमिट कर करके इसका काम खत्म कर दिया। अब हम लोग को बचा है इंटीग्रेट करना साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो अब इस पे आ जाते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी 0 टू टी। अब साइन का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, माइनस I0/t और ये cos ओमेगा टी। इसका 2 बार लिमिट रखेंगे, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया जाए, I0/t cos ओमेगा एक बार रखेंगे कैपिटल T, तो यहाँ से आ जाएगा cos ओमेगा टी या माइनस cos 0, लोअर लिमिट 0 ही है। तो आप टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ये देखे होंगे, जो टाइम पीरियड होता है कुछ इस तरह से होता है कि टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा। ये कई बार आप देख चुके हैं, SHM अगर पढ़े होंगे तो वहाँ भी देख चुके हैं, और किसी एक सर्कल के अंदर देखे होंगे तो टोटल फुल टाइम पीरियड जो होती है वो 2π। अगर टोटल एंगल देखेंगे तो एक सर्कल के अंदर होती है वो 2π रेडियन डिवाइड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से हम लोग पुट करने वाले हैं टी का वैल्यू 2π/ओमेगा। तो देखिए जो अब आ जाएगा, ये बोर्ड में कभी कभी आ सकता है कि आपको प्रूफ करना है कि आई एवरेज का वैल्यू फुल टाइम इंटरवल के लिए जो होती है वो 0 होता है, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से I0/t यहाँ से आ जाएगा cos ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा, माइनस कोस 0 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है। तो आप देखिए कोस ओमेगा, कोस ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कोस 2π का वैल्यू देखिए, कोस 2π का वैल्यू होता है वो भी 1 ही होता है, क्योंकि कोस 2π अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए 0 से अगर घूमेंगे तो यहाँ से 1π फिर 2π आ जाएगा। तो 2π का वैल्यू जो होता है वो 0 पे आ जाता है, 0 का वैल्यू कोस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस I0/t इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से आई एवरेज जो आ चुका है फुल साइकिल के लिए वो 0 प्रूफ हो चुका है, क्योंकि I0/t इंटू 0। तो अगर कोई भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 होता है। तो ये आई एवरेज आ चुका है फुल साइकिल के लिए। देख चुके फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू 0 है। तो फुल साइकिल के लिए अगर 0 हो जाता है, वैसे आना भी चाहिए, तो हम लोग फुल साइकिल के लिए ना यूज कर करके हम लोग हाफ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम पावर में देखेंगे तो पावर जब निकालते हैं तो वो I² इंटू R हो जाता है। उस समय ये करेंट जो होता है स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर दिया तो सारा ये जो होता है पॉजिटिव वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग के घर में अगर एवरेज करंट अगर 0 आ रही है, फिर भी हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो करंट 0 आ रही है, करंट आ रही है तो वहाँ से एक जो हम करंट मेजर करते हैं तो करंट जो दिखता है उसको RMS वैल्यू कहते हैं, जो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर फुल इंटरवल के लिए देखते हैं तो आई एवरेज का वैल्यू 0 आता है। हाफ इंटरवल के लिए आप देखते हैं तो इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं आई एवरेज फॉर हाफ इंटरवल। चलिए, तो आई एवरेज निकालना है, या इसी को आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए ये अपना काम है। तो आई एवरेज जो हाफ साइकिल के लिए आता है वो बहुत ही फेमस वैल्यू है, जो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अब जान लें। आई एवरेज इक्वल टू 2I/π।
ये होता है हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये 2I/π किस तरह से आया। 2I0/π होता है। ये I0 जो होती है पिक वैल्यू होता है, ये I0 पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग चलते हैं फिर से वही इंटीग्रेशन के तौर पे, यहाँ से आई एवरेज जो हाफ साइकिल के लिए है, इस बार लिमिट जब रखेंगे तो हम लोग लिमिट रखेंगे 0 से लेकर T/2, मतलब हाफ साइकिल है। तो जैसे आई एवरेज 0 to T/2, सारा चीज़ तो वही रहेगा जो फंक्शन आई का है, I0 sin ωt इंटू dt डिवाइड बाय 0 to T/2 इंटू dt। अब फिर जानते ही हैं बात, क्योंकि यहाँ से T/2 को हम बाहर कर लेते हैं, I0 भी आ जाएगा। तो T/2 अगर नीचे है तो T/2 2 को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 2I0/t। देखिए ये 2I0/t इसलिए कर दिए हैं कि ये T/2 इसका इंटीग्रेट कर करके T/2 ही आ जाएगा, और ये I0 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया है। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ अपने को 0 to T/2 sin ωt इंटू dt। तो आप sin ωt इंटू dt का इंटीग्रेशन जानते हैं, cos ωt होता है लेकिन माइनस में, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। तो -2I0/, आप 2 देख रहे हैं कि T/2 होना चाहिए, इस T/2 को ऊपर कर दिए। अगर चाहें तो चलिए एक स्टेप यहाँ भी लिख देते हैं, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये T आ चुका है, ये टाइम पीरियड का है। अब साइन माइनस साइन तो बाहर कर ही दिए हैं, तो ये साइन का cos ωt 0 to T/2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलिए, तो अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो 2I0/t ऐसे आ जाएगा cos ωt/2 माइनस cos 0। तो फिर से हम टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/ω रखने वाले हैं। 2π/t = 2π/ω। तो यहाँ से देखिए जो आ रहा है वैल्यू 2I0/t इंटू cos ω 2π/ω, और ये 2 पहले से ही था, तो 2 कैंसिल, ω कैंसिल, और माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि cos π का वैल्यू, ये माइनस साइन पहले से था, ये माइनस साइन ये वाला, ये माइनस साइन को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा ही बढ़ा देते हैं तो देखिए ये -2I0/t, सॉरी यहाँ से अगर डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा भी आने वाला है, क्योंकि ये अगर इंटीग्रेट करें तो ओमेगा भी आता है। गलती कर दी यहाँ से, देखिए अगर कहाँ इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, क्योंकि अगर जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे तो कांस्टेंट ओमेगा है, तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस बार भी ओमेगा इधर से कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए ओमेगा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ओमेगा यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे ओमेगा आ गया। अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो ये -1 आ जाएगा। फिर से ये -1, क्योंकि cos π का वैल्यू -1 होता, -1 इंटू -1 था। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल होकर करके ये +4 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा इसको आगे कर देते हैं। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू 0 है, इसको इतना रहने देते हैं। अब यहाँ से हाफ साइकिल का वैल्यू हमको 2I0/π करना है। तो ये हम लोग बढ़ चुके हैं यहाँ तक, आगे देखिए। तो आई एवरेज इस कलर से लिखते हैं, आई एवरेज जो आ चुका है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4I0 डिवाइड बाय टाइम पीरियड की जगह पे रखेंगे 2π डिवाइड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा।
तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो बचा क्या 2I0/पाई। तो देखिए हाफ साइकिल के लिए जो आ चुका है वो आई एवरेज का वैल्यू 2I0/पाई, ये है हाफ साइकिल। इसी तरह से हम लोग ईएमएफ का अगर हम देखें एक्सप्रेशन, तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन जो कुछ इस तरह से था, E0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ से हमको अगर ई एवरेज निकालना है, 0 आ जाएगा फुल साइकिल के लिए। ये सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह से आप लोग किए हैं, तो फुल साइकिल के लिए भी ये आ जाएगा 0। हाफ साइकिल के लिए ई एवरेज जो हाफ साइकिल के लिए आएगा 2E0/पाई, ये हाफ साइकिल के लिए। तो फुल साइकिल के लिए देखें, तो अब यहाँ से जो हम लोग कंक्लूजन निकाल चुके हैं, तो इनको लिखना चाहें तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, इनको पॉज करके लिख लिए। तो चलिए इसको मिटाएं, जो कंक्लूजन हम लोग का आया है वो देखते हैं। यहाँ से करंट का जो एक्सप्रेशन है वो I=I0 sin ओमेगा टी है, और ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है E=E0 sin ओमेगा टी। और यहाँ से हम लोग 2 कंक्लूजन निकाले हैं कि अगर एवरेज करंट निकालना है, अगर एवरेज निकालना है फुल साइकिल के लिए =0 होता है ये फुल साइकिल के लिए, और I0 आई एवरेज इक्वल टू 2I0/पाई होता है ये हाफ साइकिल के लिए, ये हाफ साइकिल के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा ई एवरेज 0 किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल के लिए जो ई एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 2E0/पाई, ये हाफ साइकिल के लिए। तो आप रिजल्ट हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जो आई एवरेज अगर फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू 0 आता है। तो इसलिए हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाल के देखते हैं, तो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं तो 2I0/पाई होता है। अगर फुल साइकिल की बात करें तो 0, हाफ साइकिल की बात करेंगे तो 2I0/पाई करंट के लिए। अगर हम जब ईएमएफ के लिए करेंगे तो 2I0/पाई हो सकता है। तो ये सारा वैल्यू था एवरेज वैल्यू के लिए। तो अब हम लोग निकालने चाहते हैं आरएमएस वैल्यू। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस भी दिखाएंगे, तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट हम लोग आरएमएस वैल्यू पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो होता है रूट मीन स्क्वायर। ये रूट मीन, रूट जानते हैं स्क्वायर रूट, मीन मतलब एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे कि अभी फंक्शन दे देते हैं कि जैसे कि फंक्शन अपना है I=I0 sin ओमेगा टी। तो IRMS जो होता है, IRMS का वैल्यू जो होती है फुल साइकिल के लिए, जब भी IRMS बात करेंगे तो वो फुल साइकिल के लिए होगा। IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। ये इसी तरह से अगर EMF के लिए देखेंगे तो EMF हो जाएगा E0 sin ओमेगा टी। ये तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे EMF का वैल्यू, ये RMS EMF जो आता है वो आता है E0/√2, यानी कि पीक वैल्यू में अगर √2 टाइम से डिवाइड कर देते हैं
√2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आरएमएस निकालने का तरीका, तो देखिए पहले आरएमएस निकालने का तरीका क्या है। आरएमएस निकालने का तरीका, अगर कोई भी जैसे कि मान चलिए आई का निकालना है तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। पहले क्या है, पहले स्क्वायर करो, उसके बाद हम लोगों को मीन निकालना है। मीन लो, अब मीन लिया हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को साथ साथ कर देना है स्क्वायर रूट लगाओ, करना है स्क्वायर रूट लगाओ, रूट लगाओ। देख लिए, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अगर जिस फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो उसका सबसे पहले करना है स्क्वायर, पहले उनको स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका मीन लेना है, मीन लेने के बाद स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ से अब हम जो देखे हैं यहाँ पे मीन स्क्वायर रूट का वैल्यू, तो अब इसको हम थोड़ा प्रूफ करना चाहते हैं कि जो आई नॉट का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आई का आई नॉट बाय √2 होता है। तो चलिए इस स्क्वायर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, रूट मीन यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, इसलिए ऐसा किया है कि थोड़ा सा हमको जगह की कमी ना हो, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपना फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से निकालना है आई आर एम एस। चलिए प्रूफ देना जाते हैं, प्रूफ किसका, तो आई आर एम एस इक्वल टू जो होता है वो आई नॉट बाय √2, इसका प्रूफ देने वाले हैं। तो आई आर एम एस निकालने के लिए आई आर एम एस सबसे पहले क्या करना है, आई का स्क्वायर करना है, स्क्वायर लेना है। तो आई को स्क्वायर ले लिए, फिर उसके बाद मीन लेना है। तो मीन को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताए थे। मीन लेने का 3 तरीका है, या तो ऊपर डैश लगा दे, या तो दोनों तरफ से घुमा के डांटे, घुमा के डंडा कर सकते हैं, और उसके बाद रूट लगा देना है। इतना बात क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम फंक्शन लिख देते हैं। जो फंक्शन है वो है आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसी का थोड़ा ऊपर बाढ़ ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए बाढ़ ले दे करके हम थोड़ा सा घुमा के डंडा ही कर देंगे। सब एक ही दिखाता है, सारा चीज़ एक ही को रिप्रेजेंट करता है। तो आई एवरेज निकालने का तरीका बताए थे कि अगर कोई फंक्शन अगर टी पे डिपेंड कर रहा है तो उसका आई एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। कि थोड़ा डेरिवेशन लेंदी जाने वाला है, आपको घबराने की बात नहीं है, बेसिक बात यहाँ पे है। जो अप्लाई करना है उसको देखिए, हम सारा बात बता करके लिखेंगे तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एवरेज निकालने का तरीका तो आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी करेंगे। स्क्वायर तो पहले से ही है, और इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी, ये फुल टाइम पीरियड के लिए हुआ है, 0 to टाइम पीरियड, फुल टाइम। अब ये पावर है तो इस रूट को हम लोग पावर 1/2 कर देते हैं। रूट को 1/2 कर सकते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है उसको, कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, ये आई नॉट है। तो जो आई नॉट का स्क्वायर है वो तो कॉमन है, उसको लेकर के बाहर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आई नॉट आ जाएगा बाहर, देखिए आई नॉट को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, फिर वहाँ से रूट है तो आई नॉट का स्क्वायर रूट से बाहर आकर के आई नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या है, तो अगर इसका भी अगर हम इंटीग्रेशन देखना चाहेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन देखना चाहेंगे तो ये 1/t आ जाएगा। देखिए जनरली ये t ही होगा, तो यहाँ से t आ जाएगा, तो ऊपर में तो कुछ नहीं, तो इसको हम 1/t नीचे कर सकते हैं। इससे पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए कोई रॉकेट साइंस में है नहीं, तो बचा क्या, 0 to t
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये डी टी है, तो चलिए इसको हम लोग हाफ से कर देते हैं, पावर हाफ आ जाएगा। तो एक बात आप जान चुके होंगे कि एक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ से साइन थीटा अगर लिखना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। जहाँ पे थीटा वहाँ पे ओमेगा टी है, तो वैसे हम लोग करेंगे सीधा। तो चलिए यहाँ पे आई नॉट 1 बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, और इसको ब्रैकेट में लिख कर करके 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। उसी तरह से जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, तो सेम वैसे ही किए हैं। अब इतना होने के बाद पावर 1 बाय 2। अब देखें इंटू डी टी, डी टी दोनों में लगेगा क्योंकि डी टी तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इतना का ही लिखे हैं ना, इतना का लिखे, ये आया तो डी टी तो छूट गया, तो डी टी को कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ से 1 बाय 2 डी टी, और उसके बाद ये 1 बाय 2 को दोनों कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेके यहाँ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आ रहा है आई नॉट इंटू 1 बाय 2 टी। ये 2 कॉमन था तो कॉमन खींच के बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे बचा है वो बच चुका है। चलिए इसको हम थोड़ा ये ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, तो 2 होगा। इस दोनों फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, एक प्लस वाला ये 1 को एक साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डी टी 0 टू टी माइनस में 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये कैपिटल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट है। अब पावर 1 बाय 2, उसको भूलना नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये डी टी का इंटीग्रेशन तो टी ही आ जाएगा, क्योंकि ये टी माइनस टी, तो इसका लिमिट पुट कर देंगे तो सिर्फ टी बच जाएगा। और इसको आप जानते हैं कि cos ओमेगा 2t है, तो इसका इंटीग्रेशन जो आने वाला है cos का साइन आ जाता है प्लस में, क्योंकि जो साइन होता है उसका माइनस cos होता है, यहाँ पे cos है तो माइनस, इस cos का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है। तो यहाँ से हम करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सावधानी से, लेंदी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आसान है, बस आप सावधानी बरतिए। यहाँ से लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये आ जाएगा टी माइनस में, इसका इंटीग्रेशन टोटल कर रहे हैं तो यहाँ तो माइनस है, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। अगर लिमिट पुट करना चाहेंगे तो 0 टू टी, अब ब्रैकेट लगा दे करेंगे, पावर 1 बाय 2। ये सेम रहेगा यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, यहाँ तक इसको हम फिर इधर कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा करके, ये सारा को मिटा दे रहे हैं, हम इनको पूरा मिटाने वाले हैं। तो इसको आप लोग पॉज करके एक बार नोट कीजिए। चलिए कर लिए। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो आई आर एम एस का वैल्यू आ चुका है, आई नॉट, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 2 ओमेगा है तो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेंगे। और टाइम पीरियड तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो अगर रखेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, इसका वैल्यू पुट कर ही देते साथ साथ। तो चलिए अगर नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, चलिए कर ही देते यहाँ पे। तो ये सब तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, आई आर एम एस, आई नॉट ये बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एक ब्रैकेट को ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये 1 बाय 2 टी और ये जो है सो टी है, तो ये आ जाएगा 1 बाय टी, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2। देखिए ये टी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, ये 1 बाय 2, ये 1 बाय 2, तो 1 बाय 4, तो माइनस में 1 बाय 4 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी।
2 ओमेगा कैपिटल टी, अब माइनस में, अब देखिए ये एक बार टी की जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस में 0 आ जाएगा। अब ये इसको यहाँ पे थोड़ा लार्ज ब्रैकेट कर देते हैं, पावर 1/2 को नहीं भूलना है। अब टी का वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे, आई नॉट 1/2 माइनस 1/4 ओमेगा, अब ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा 2 पाई ओमेगा, अब माइनस 0 तो ख़त्म हो जाएगा, पावर 1/2। अब ये ओमेगा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए साइन 4 पाई, साइन 4 पाई लगभग 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरह से 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 4 पाई जो आ चुका है इसी जगह पे आ चुका है, 0 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0 ही आ जाएगा, तो ये समथिंग 0 आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो चलिए, ये 1/2 माइनस में 1/4 ओमेगा, और ये साइन 4 पाई बचेगा, साइन 4 पाई पावर 1/2। तो यहाँ से देखिए आई नॉट जो आ रहा है 1/2 माइनस 0 पावर 1/2, तो अब 1/2 का पावर आ जाएगा ये आई नॉट इंटू 1/√2, देख लिए। तो यहाँ से सीधा आई नॉट √2। इसका शॉर्टकट तरीका भी बताए थे, ये तो लॉन्ग कट था। पहला क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट से नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट मेथड से ही करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट करना होगा तो हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई नॉट इक्वल टू, अब सिमिलरली इसी तरह से अगर हम चाहेंगे तो ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। जो ERMS होगा वो E0/√2 हो सकता है, देख लिए। IRMS का वैल्यू I0/√2, और सिमिलरली इसी तरह से अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो हम लोग E0/√2 को आराम से प्रूफ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इतना को नोट कीजिए। हम लोग आप सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये RMS की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या फ़ायदा है, तो इसको आप नोट कीजिए तब तक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ RMS। ये RMS की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज वैल्यू। तो कुछ समझ में आता है कि एवरेज वैल्यू कुछ होता है, लेकिन ये जो RMS आया है इसका कुछ न कुछ तो रोल होगा ऐसे सर्किट में, तभी तो ये RMS आया है। तो इससे पहले आप कहीं देखे होंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्ट और 50 Hz लिखा होता है, ऐसा कुछ रिटर्न होता है। मतलब अगर किसी बल्ब देखिएगा गौर से या ट्यूबलाइट हो तो वहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि रिटर्न रहता है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ होता है। तो 50 हर्ट्ज़ जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, जो होता है रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF। ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि ये इतना बार EMF या करंट, EMF और करंट। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी होता क्या था, अगर किसी वेव के अंदर 1 सेकेंड में जो टोटल नंबर ऑफ सर्किल कंप्लीट होता था उसी को कहते थे हम लोग फ्रीक्वेंसी। जनरली हम अगर कोई वेव लें तो अगर मान चलिए कि एक वेव कंप्लीट हुआ है, इसी तरह से अगर 1 सेकेंड के अंदर कितना वेव कंप्लीट हो रहा है तो मान लीजिए कि 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, इसी तरह से ये जो हो रहा है अगर देखेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर मान कर चलिए कि ये 1 वेव कंप्लीट हुआ, 2 वेव हुआ, 3 वेव हुआ, 4 वेव हुआ। तो इस तरह से मान लिए कि आप देखिए 1 सेकेंड के अंदर क्या हो रहा है, एक वेव के अंदर मतलब एक फ्रिक्वेंसी में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रहा है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो 50 बार, मतलब एक बार तो यहाँ किया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड बार, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इसी तरह से ये 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स, मतलब ये देखा जाए तो 50 टाइम्स अपना वेव कंप्लीट करता है।
तो 100 टाइम्स, अगर एक टाइम्स में देखेंगे तो अपना टर्मिनल को ये चेंज 2 बार कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसका टर्मिनल की वैल्यू जो 2 बार 0 भी आता है, देखिए एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। अगर 2 बार मैक्सिमम आता है, एक अपवर्ड मैक्सिमम, एक डाउनवर्ड मैक्सिमम। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो 50 हर्ट्ज जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडियन सिस्टम में होता है 50 हर्ट्ज। अगर आप यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है वो 100 हर्ट्ज होता है या 60 हर्ट्ज होता है। तो हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंडियन सिस्टम में अगर लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज है, तो इससे रिप्रेजेंट ये करता है कि कोई भी एसी करंट जो है वो अपने टर्मिनल को 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स जो होता है वो टर्मिनल को चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार में देख रहे हैं कि आप 2 बार टर्मिनल चेंज हो रहा है, कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो रहा है। तो इसी तरह से ये इतना फास्ट, अगर कोई भी अगर इसी ट्यूबलाइट को अगर हम देख लें तो ट्यूबलाइट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कांस्टेंट करंट हमको कांस्टेंट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये इसके अंदर देखा जाए तो ये 100 बार अपना टर्मिनल्स को चेंज कर लेता है। ये इतना कम टाइम गैप है कि हमारा आँख जो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये 50 हर्ट्ज का मतलब तो ये हो गया कि ये कोई एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट 50 टाइम्स अपना टर्मिनल को, यानी कि 100 टाइम्स टर्मिनल चेंज कर लेता है। अगर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि एक वेव में देख रहे हैं कि 2 बार टर्मिनल चेंज हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो उसी तरह से ये 1 सेकेंड के अंदर 100 बार पॉजिटिव 100 बार नेगेटिव 100 बार 0 भी हो रहा है और 100 टाइम्स मैक्सिमम भी हो रहा है। तो इसी तरह से देख रहे हैं कि ये बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से हमारा आँख नॉर्मल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये तो 50 हर्ट्ज जो लिखा है उसका मतलब ये हो चुका है। लेकिन ये 220 वोल्ट जो लिखा हुआ है, ये 220 वोल्ट, ये क्या है? ये एवरेज वैल्यू है या पीक वैल्यू है? ये क्या है? ये एवरेज वैल्यू है या पीक है या कुछ और है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये ना तो एवरेज लिखा होता है ना तो पीक लिखा होता है, ये होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू होता है। अब ये आरएमएस वैल्यू का क्या फ़ायदा है थोड़ा देर के बाद और आपको पता चलेगा। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में, अगर कोई एग्ज़ाम में अगर ना ही कुछ कंसिडर किया हुआ है, अगर यहाँ लिख सकते हैं इन एग्ज़ाम नथिंग इज कंसिडर, नथिंग इज मेंशन, मतलब कुछ मेंशन नहीं किया गया है। मेंशन वी टेक, कौन सी वैल्यू लेना है? आरएमएस वोल्टेज या करंट। ना ही हमको पीक लेना है और ना ही एवरेज लेना है। लेना क्या है? आरएमएस वैल्यू लेना है। ये जो रिटर्न होता है वो आरएमएस होता है। ये आरएमएस, आप समझ गए आरएमएस क्या होता है? तो ये 220 वोल्ट जो लिखा होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ये है आरएमएस वैल्यू, या इसी को कह सकते हैं ये वैल्यू जो वोल्टेज का है, तो आरएमएस वोल्टेज कह सकते हैं इसको। ये जो रिटर्न होता है आरएमएस वोल्टेज होता है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जो अगर जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी भी अगर सर्किट है, उस सर्किट के अंदर अगर हम एमीटर या वोल्टमीटर अगर लगाते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंट कर पाता है या डिटेक्ट कर पाता है वो सिर्फ आरएमएस वैल्यू को, इसी वैल्यू को डिटेक्ट कर पाता है। ना तो वो 0 कर पाता है, ना तो मैक्सिमम को, और ना ही वो एवरेज को कर पाता है। ये जो डिटेक्ट कर पाता है जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जनरली इसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो नॉर्मल डीसी सर्किट में जो हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर इस्तेमाल किए थे वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट है डीसी सोर्स जो होता है वो इसको मेजर नहीं कर पाता। डीसी सोर्स का जो इंस्ट्रूमेंट है, चलिए इसको तो आप समझ ही लिए हैं, तो इसको मिटा दें। देखिए यहाँ से डीसी इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्टमीटर और एमीटर, मीटर और एमीटर,
not useful to detect AC वोल्टेज और करंट अगर इसके अंदर हम लगा भी दिए, जैसे कि एसी सर्किट है, एसी सर्किट के अंदर हम ये मान लीजिए कि एमीटर और वोल्टमीटर लगा दिए, किसी में से एमीटर मान के चले लगा दीजिए, तो एमीटर वोल्टमीटर जो है इसको किस फंक्शन में काम करता था, तो ये बनता था वो गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दिए थे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर में, कि गैल्वेनोमीटर जो होता है अगर कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो टॉर्क जब उस पर लगती है तो वो रोटेट करता है। तो इसमें तो दोनों तरफ करंट चेंज हो रही है, तो ये देखा जाए तो एक बार में वो 100 टाइम्स ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन एक्चुअली कुछ करेगा नहीं। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे हैं, अगर कोई 1 सेकेंड के अंदर हमको 100 बार इधर लेफ्ट खींच रहा है, फिर 100 बार राइट खींच रहा है, 100 बार लेफ्ट 100 बार राइट खींच रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो हम ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, क्योंकि जनरली जितना अगर जर्क लगेगा तो इनर्शिया की वजह से हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे। तो यही वजह होता है कि अगर एसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम ये डीसी इंस्ट्रूमेंट को एसी सोर्स में अगर लगा दिए तो उसमें किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आप लिख सकते हैं डीसी इंस्ट्रूमेंट मेजर ज़ीरो रीडिंग इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट। तो आप इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए आता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। सो टू मेजर एसी करंट और वोल्टेज यूज हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। ये हॉट से सुन के ही लग रहा होगा कि जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर जो है एस वर्मा बुक में दिया हुआ है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना ही हम जानते हैं कि हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर जो होता है वो एसी करंट और एसी वोल्टेज को मेजर करने का इस्तेमाल करते हैं, या उसी का हम लोग इस्तेमाल करके ये डिटेक्ट करते हैं। हॉट वायर वोल्टमीटर। तो देख लिए कि यहाँ पे हम लोग जो वो आया है नॉर्मल एमीटर और वोल्टमीटर इसको मेजर नहीं करेगा, ये बेस्ड ऑन होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। देख लिए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बात थी कि अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए आपको, तो वैसे किताब अगर पढ़ते हैं तो वहाँ किताब में लिखा रहता है कि हम लोग जो एसी सर्किट होता है उसमें अगर करंट को और वोल्टेज को मेजर करना होता है तो उस समय हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हॉट वायर में क्या, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर है, जो किस पे बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो ये बात बेसिक थी, इसको बता दिए हैं। अब हम लोग मेन सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं कि ये आखिर होता क्या है, ये आरएमएस वैल्यू का यूज इस्तेमाल। तो चलिए तो पहले हम लोग जनरली अगर कोई सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ है, ये कांटा नहीं है, इसको रेसिस्टेंस कहते हैं, ये जनरली रेसिस्टेंस है, और इसके अंदर फॉलो हो रही है एक, मतलब किसी इंस्टेंट पे लिए हैं कि ये आई जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट का आप जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है I = I0 sin ओमेगा t।
ये आई वेरिएबल करंट है। अगर हमको निकालना है यहाँ से एनर्जी डेसिपेटेड या एनर्जी डेसिपेटेड इन, मतलब कितना एनर्जी ये बर्बाद करता है इन टाइम टी। ये टी टाइम में कितना एनर्जी करता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट होता, जो कि नहीं है, अगर कांस्टेंट करंट होता तो एनर्जी निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट है। तो ये फार्मूला तो हम इसमें इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमको आई कांस्टेंट चाहिए और आई जो अपने पास है वो वेरिएबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल टाइम के लिए, मतलब छोटे टाइम के लिए जो एनर्जी स्पेंड होगा उसको तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम के लिए हम इसको मान सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो बहुत ही टाइम अगर इंटरवल स्मॉल हो तो उसके लिए तो हम इसको कांस्टेंट मान ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग उससे निकालते हैं छोटे छोटे कर करके, मतलब छोटे छोटे इंटरवल ले करके करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी डेसिपेटेड इन स्मॉल टाइम dt। तो dt टाइम में जो एनर्जी स्पेंड होगा, डेसिपेटेड होगा, उसको d कह सकते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आई आर स्क्वायर आर को जो है हम आई को कांस्टेंट मान लिए बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए। अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ से आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो आर को हम बाहर कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू आ जाएगा आर, और ये जो है आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। इतना आप समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि जनरली आई आर एम एस हम लोग कैसे निकालते थे। आई आर एम एस निकालने के लिए स्क्वायर पहले क्या करते थे, आई का स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसका रूट, ऐसे करते थे। रूट मीन स्क्वायर तो चलते उल्टा, स्क्वायर फिर मीन तब फिर रूट। तो अब हम इस रूट को दोनों तरफ क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, दोनों इस तरफ स्क्वायर कर देते, ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आई स्क्वायर एवरेज, ऐसे होगा। तो आई स्क्वायर एवरेज को करते हैं हम लोग क्या कि अब इसका एवरेज निकाल देते हैं, आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाय डी टी। यहाँ पे आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, दिख रहा है, ये इक्वल साइन थोड़ा बीच में दे देते हैं। तो ये डी टी टाइम को अगर इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन जो आ रहा है हमको आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी आ रहा है। देखो ये आई स्क्वायर आर इंटू इंटीग्रेशन में जो है ये टर्म आई स्क्वायर इंटू डी टी है, तो ये क्या आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ से हम इसको साफ साफ लिख सकते हैं E इक्वल टू आर आई आर एम एस का स्क्वायर, ये आर एम एस है, इंटू टी। तो यहाँ से हमको कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर ये करंट ना भेज करके जो हमारा फार्मूला था अभी देखे थे, अगर कोई कांस्टेंट करंट होता है तो E का फार्मूला जो एनर्जी स्पेंड होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ पे जो I होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम आरएमएस ये जो एसी करंट है उसके लिए निकाले हैं तो फार्मूला सेम ऐसे ही आया है। ये फार्मूला को अगर देखेंगे तो अगर हम कोई यहाँ पे सेम सर्किट है,
ये सर्किट है जैसे कि मान लीजिए, और इसके अंदर एक कांस्टेंट IRMS जो कि एक कांस्टेंट है, तो RMS का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्पेंड आ रहा है वो IRMS का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख लिए कि RMS करंट का कितना फ़ायदा है। अब जो हम करने जा रहे थे कि स्मॉल एनर्जी को निकाल करके dt टाइम के लिए, फिर इसको इंटीग्रेट कर करके, फिर उतना जा करके इतना लंबा डेरिवेशन करने के बाद जो करते थे, अब हम मान लेंगे कि इस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फॉलो हो रही है जिसका वैल्यू है IRMS के बराबर। और IRMS का वैल्यू आप जानते हैं कि जो IRMS होता है वो पीक वैल्यू से में √2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो RMS का फ़ायदा ये है कि अगर आप हम किसी सर्किट के अंदर अगर AC करंट दिया हुआ है तो AC करंट में अगर वही काम करेंगे जो हम लोग DC सर्किट के अंदर एनर्जी निकालने के लिए करते हैं या किसी और चीज़ के लिए करते थे, तो वहाँ पे IRMS का वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पे I आ रहा है तो इस सर्किट के अंदर जो रेसिस्टेंस R के अंदर ये करंट फॉलो आ रही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी बर्बाद हो रही है, यानी कि इस रेसिस्टर के अंदर एनर्जी जो बर्बाद कर रही है, तो उसके लिए या तो हमारे पास ये तरीका है कि जो स्मॉल टाइम के लिए निकालेंगे उसको धीरे धीरे करके फिर से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आप इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट आएगा ये इस तरह से, कुछ ऐसे आया हमको। तो आप इतना ना कर करके हम डायरेक्ट कर देंगे कि मान लेंगे कि एक कांस्टेंट करंट फॉलो हो रही है जिसका वैल्यू IRMS के बराबर है, IRMS के बराबर है। तो यहाँ से IRMS का स्क्वायर इंटू RT। तो देख लीजिए सिग्निफिकेंट कितना फ़ायदेमंद है कि अब जो भी हमको काम करना है, आप देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करते थे चाहे करंट मेजर करने के लिए चाहे वोल्टेज मेजर करने के लिए, वहाँ पे करता क्या है, वो सीधा RMS वैल्यू को डिटेक्ट करता है। तो उसको लगता है कि वहाँ पे एक कांस्टेंट करंट फॉलो हो रही है जिसका वैल्यू IRMS के बराबर है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो अगर कोई 220 वोल्ट दिया हुआ है करंट है, तो यहाँ पे I0 का वैल्यू जो ये दिया हुआ ये VRMS है, जनरली ये ERMS होता है 220 वोल्ट। अगर हमको मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज निकालना है, तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए √2 से ये यहाँ से अगर देखेंगे, अगर EMF के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ERMS है, तो E0/2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 RMS इक्वल टू √2 इंटू 220 वोल्ट है। तो एक्चुअल जो करंट अगर देखा जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट जो आती है वो 300, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 11 वोल्ट तक जाता है। अगर DC सर्किट का अगर देखा जाए तो DC सर्किट जो होता है वो AC से ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए कि DC के अंदर अगर देखेंगे तो सेम करंट सेम वोल्टेज जो होगा वो 220 मेंटेन रहेगा, लेकिन AC के अंदर जो मैक्सिमम करंट जाती है वो 311 तक भी जाता है। लेकिन जब हम इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो ये डिटेक्ट कर पाता है सिर्फ RMS वैल्यू को। तो RMS वैल्यू वैसे ही बिहेव करता है जैसे DC सर्किट के अंदर आप देखते हैं कि जो कांस्टेंट करंट होता है या कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, तो AC की जगह पे वैसा ही एक कांस्टेंट पोटेंशियल या कांस्टेंट करंट होता है जिसको हम लोग RMS वैल्यू कहते हैं। तो RMS का काम यही है। तो इतना बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग RMS वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट तरीका जानते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए कि बहुत लॉन्ग कोड था, तो वो लॉन्ग तरीका को हटा करके हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको पॉज करके एक बार नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड RMS वैल्यू। तो हम लोग क्वेश्चन पहला वही लेंगे जो जनरली जानते हैं जिसका वैल्यू, तो I इक्वल टू I0 sin ωt। अगर हम इसको IRMS निकालना है, अगर कह दिया इतना, तो फाइंड RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू करना है। तो देखिए यहाँ से RMS निकालने के लिए IRMS को पहले करेंगे क्या, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt, फिर इसका मीन लेना है, फिर इसका रूट लेना है। तो यहाँ तक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद जो शॉर्टकट है वो आ जाएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है,
आई नॉट का स्क्वायर इनटू, ऐसे रहने दीजिए सीधा, ऐसे ही अभी तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म लिखाने वाले हैं जिसका फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। ये जो भी बात होगा फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए ही बात होगा। तो देखिए साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है फॉर कंप्लीट वैल्यू के लिए वो 0 होता है। उसी तरह से कोस ओमेगा टी का वैल्यू भी 0 होता है। साइन इंटू कोस ओमेगा टी रहे तब भी उसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 1/2। और इसी तरह से ये आपको याद कर लेना है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, ये एवरेज को दिखाने का ये तरीका भी था, वैल्यू 1/2 है। तो आते हम लोग इसी फार्मूला से, तो एवरेज को एक और तरीका ऊपर कर देते हैं, इसको आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको चलेंगे, अगर एवरेज देखेंगे तो दोनों एवरेज को वैल्यू को अलग अलग कर सकते हैं। तो आई नॉट का एवरेज इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और रूट लगा देंगे। तो आई नॉट का वैल्यू तो वही, एवरेज तो वही होगा, कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म का एवरेज वैल्यू सेम ही होता है, आई नॉट का स्क्वायर, और इनका एवरेज वैल्यू यहाँ से देखिए 1/2, तो 1/2, तो आई नॉट स्क्वायर है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 का √2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ चुका है IRMS इक्वल टू आई नॉट बाय √2, देख लिए। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ये तो देख ही लिए, सेकेंड पे आते हैं। अगर ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर से पूछ रहा फाइंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस के लिए वही तरीका, आई आरएमएस, पहले इसका स्क्वायर लेना है, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, फिर मीन, फिर इसका रूट लेना है। तो काम करते हैं, पहले स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो ए प्लस बी का स्क्वायर तोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब प्लस में 2i नॉट इंटू फिर से आई नॉट साइन ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी, इन सब का ले लेते हैं एवरेज, देख रहे हैं। तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ से आई नॉट स्क्वायर का एवरेज प्लस आई नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा का एवरेज, ओमेगा टी का एवरेज, अब प्लस 2i नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन ओमेगा टी इनका एवरेज, और फिर लगा देना है रूट। तो इनका एवरेज वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू जो होता है वो सेम, और फिर इनका भी सेम ही रह जाएगा, और इनका वैल्यू आप जानते हैं अभी, आई नॉट सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ से 1/2, और प्लस 2i नॉट स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो इंटू 0।
अब देखिए ये टर्म जीरो हो चुका है, ये आई नॉट बाय स्क्वायर है, तो ये तो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। तो ये आई नॉट बचा क्या 1 प्लस 1/2। तो आप देख रहे हैं कि √3/2 आई नॉट बहुत ही आसानी से हो रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको लिख लिए तो मिटाएं। चलिए कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ है नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। तो इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे, I1 sin ωt प्लस I2 cos ωt दिया हुआ है। पूछ रहा RMS वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर से चलेंगे IRMS को पहले स्क्वायर I1 sin 1 ωt प्लस I2 cos ωt इनका स्क्वायर, फिर इनका मीन, फिर इसका रूट। तो पहले हम लोग स्क्वायर से बाहर ख़त्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर टूट जाएगा, तो I1 स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ωt प्लस ये I2 स्क्वायर cos स्क्वायर ωt प्लस 2I1 I2 sin ωt इंटू cos ωt। इन सब का एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए हम सबको अलग ही अलग कर देते हैं। चलिए कलर बदल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब रूट लगाते हैं, ये रूट वैल्यू हो चुका है। तो I1 का जो एवरेज वैल्यू होगा तो वो I1 स्क्वायर ही रह जाएगा। I1 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ωt वहाँ से देखिए 1/2 हमें तो याद हो गया है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते करते याद कर सकते हैं। I2 का स्क्वायर इंटू 1/2 अब प्लस देखिए ये जीरो होने वाला है क्योंकि इनका वैल्यू तो जीरो आने ही वाला है। 0 इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। तो अब बचा क्या, तो अंदर देख सकते हैं जो बचा है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर सबका अंडर रूट, ये है IRMS। तो देख लिए किस तरह से शॉर्टकट मेथड IRMS निकालने का। तो आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो चुका है, तो आप लोग चाहें तो इसे 2 शिफ्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।